यू हैव टू गेस व्हाट दिस इज. दिस इज अ गैस टरबाइन, ऊपर लिखा ही हुआ है. एक्चुअली दिस इज यूज्ड इन एन इंजन इन अ शिप. ये शिप्स कौन यूज करता है? नेवी यूज करती है. मतलब क्या है? देखो ट्रेडिशनली ना इंडिया ये गैस टरबाइन्स को प्रोड्यूस करने में बहुत वीक रहा है. एज यू नो हमारे इंडिजिनाइजेशन के एफर्ट्स उतने खास तो रहे नहीं है. अब पीएम मोदी जी अभी रिसेंट टाइम पीरियड में अगस्त 23 के आसपास यूक्रेन जाने वाले हैं. अब जब ये यूक्रेन जाने वाले हैं तब बात हो रही है कि एक जॉइंट वेंचर हो सकता है. ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के हिसाब से इनकी कंपनी इस नाम से इंडियन प्राइवेट सेक्टर के साथ बात कर रही है ताकि जॉइंटली इंडिया में गैस टरबाइन्स को मैन्युफैक्चर कर सके. नाउ दिस इज अ ग्रेट विन इफ इट हैपेंस फॉर मेक इन इंडिया, फॉर इंडियन नेवी. तो हमारी आत्मनिर्भरता जो है डिफेंस में वो अच्छी हो सकती है. लेकिन ये सब होगा कैसे? आप रीसेंट कॉन्टेक्स्ट तो देखो. 2022 रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होता है. रशिया जो है अपना यूक्रेन में स्पेशल मिलिट्री एक्शन अनाउंस कर देता है. तब से इंडिया बोल देता है देखो वी आर स्ट्रेटेजिकली ऑटोनोमस. हम तो अपनी ऑटोनॉमी के हिसाब से काम करते हैं, अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से. नेशनल इंटरेस्ट इज द मोस्ट सुप्रीम फॉर अस. तो अगर हमें एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन के लिए कच्चे तेल की जरूरत पड़ेगी तो हम तो रशिया से इंपोर्ट करेंगे भैया. अब यहाँ यूक्रेन ने और यूरोप ने दोनों ने प्रेशर डाला, उसके बावजूद इंडिया डिडंट बच डाउन. तो आप देखो यूक्रेन की हमसे नाराजगी तो बहुत ज्यादा होगी बिकॉज दे आर फाइटिंग अ वेरी ब्रूटल वॉर विद रशिया राइट नाउ. तो ये हमें ये कैसे दे देंगे? द आंसर लाइज सिंपली इन द इकोनॉमिक्स. देखो डिफेंस प्रोडक्शन हमेशा क्या होता है? इकोनॉमिक्स से रन होता है. आपको लगता होगा रशिया डिफेंस में आगे, इकोनॉमिक्स में आगे नहीं है. एक्चुअल में रशिया आगे है प्रोडक्शन में, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, और उसकी इकोनॉमिक्स में, सप्लाईज में, उसकी रोबस्टनेस में, जो भी ये प्रोड्यूस करते हैं उस. सो यहाँ इकोनॉमिक्स रन कर रही है. अगर ये जॉइंट वेंचर हो जाता है तो दैट्स अ बेनिफिट फॉर यूक्रेन आल्सो. एनीवेज हमने ये तो नहीं बोला ना कि हम यूक्रेन की साइड नहीं दे रहे हैं, हमने वॉर में रशिया की साइड तो नहीं ली है डायरेक्टली. दैट्स देयर. लेकिन अब सिर्फ ये बात नहीं, आप देखो जस्ट कुछ दिन पहले यहाँ पे रशिया विजिट करता है, रशिया के कमांडर इन चीफ उनके नेवी के, और ये डिसाइड करते हैं दैट वी शुड एक्सप्लोर बायलैटरल नेवल रिलेशंस एंड न्यू एवेन्यूज फॉर नेवल कोऑपरेशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो क्या आपको लगता है हम रशिया के क्लोज जाएंगे, यूक्रेन के क्लोज जाएंगे? ऐसे ही आप देखो रशिया में और चीजों में हेल्प कर रहा है. इनके सुखोई 30 MKI पुराने फाइटर जेट की फ्लीट है, उनको हम ओवरऑल कर रहे हैं. उसके लिए कौन सप्लाई दे रहा है? एसेंशियल मेटलर्जिकल इनपुट्स, मेटल्स वगैरह, वो कौन दे रहा है? अगेन दैट इज गिवन बाय रशिया. इसको कर तो हम रहे हैं वैसे ओवरऑल को बाय HAL इन ओडिशा, बट स्टिल जो सप्लाई है रॉ मटेरियल्स की, सुपर अलॉयज की, उसमें कौन हेल्प कर रहा है? रशिया. तो क्या आपको लगता है कि ऐसी कोई डील हो पाएगी? क्या आपको लगता है आत्मनिर्भरता डिफेंस में, पर्टिकुलरली हमारी नेवी के लिए जितनी भी इंडिजिनाइजेशन है, जितनी भी आत्मनिर्भरता है प्रोड्यूस करनी है, क्या वो यूक्रेन की हेल्प से हो पाएगी? इज दैट रियली पॉसिबल? द आंसर इज यस. क्यों? देखो अभी तक क्या हो रहा है, जितनी भी इंडिजिनाइजेशन के एफर्ट्स हैं, सबसे ज्यादा अगर उसमें कोई आगे है ना तो वो हमारी नेवी. और उसमें भी नेवी में इंडिजिनाइजेशन में कुछ कुछ फेजेस आते हैं, कुछ स्टेजेस आते हैं. एक है फ्लोट की भैया जहाज बना दिया, समुद्र पे तैर रहा है. एक है मूव कि अब जो ये जो जहाज है ना, ये समुद्र पे मूव कर पा रहा है, इसके पास इंजन है, टरबाइन है इसके अंदर अच्छा एडवांस, तो ये मूव कर रहा है फास्टली, है ना. तो ये मूव करेगा तो क्या है, दुश्मन से भाग सकता है. नेक्स्ट इज फाइट. भैया फाइट करना जरूरी है. जहाज में आपके सबमरीन ऐसे लॉन्चर्स लगे हुए हैं, टॉर्पीडो लॉन्चर्स लगे हुए हैं, टॉर्पीडोज छोड़ सकता है जहाज. सबमरीन अपने आप में डिस्ट्रॉयर्स छोड़ सकती है, टॉर्पीडोज छोड़ सकती है, ऑल ऑफ दैट. तो दिस इज फाइट कैटेगरी एंड दिस इज द लास्ट. देखो फाइट कैटेगरी में तो बहुत ज्यादा, बहुत फाइट है, तो यहाँ हमारा इंडिजिनाइजेशन उतना है नहीं. लेकिन फ्लोट और मूव में गैस टरबाइन इंजन को छोड़ के आप देखो फ्लोट और मूव में वी आर सफिशिएंटली इंडिजिनाइज्ड बिकॉज ऑफ द इनोवेटिव एफर्ट्स ऑफ आवर नेवी. या मैं आपको लास्ट में भी समझाऊंगी क्या क्या एफर्ट्स किए हैं आखिर नेवी ने. लेकिन यहाँ जरूरत है, और ये जरूरत है, जहां पर जरूरत है वहां पर आप ना जानते ही हो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी. बाय द वे अन अकेडमी इज नॉट जस्ट ऑनलाइन, इट इज ऑफलाइन ऑल्सो. आप देख ही सकते हो. देखो ये नई बैच स्टार्ट हो रही है करोल बाग पर. इंग्लिश मीडियम में सारे प्रोमिनेंट टीचर्स हैं, यू माइट बी नोइंग देम ऑलरेडी, और बहुत ही वेल क्यूरेटेड बैच है. अलॉन्ग विद दैट हिंदी मीडियम के लिए मुखर्जी नगर में बैचेस हैं, और यहाँ आप देखो हेवी डिस्काउंट भी है, और इसका भी डेट बहुत नजदीक है. और इसके साथ साथ प्रयागराज वाला बैच है इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम का. अगेन दैट माइट बी अ गुड ऑप्शन अगर आप दिल्ली नहीं आना चाहते. प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में फीचर्स सारे सेम रहेंगे. सो ओवरऑल बेसिकली हमारा आइडिया ये है कि आपको एक स्टार्ट से लेकर एडवांस लेवल तक पूरा एक फाउंडेशन क्लियर हो जाए. लेकिन उसके साथ साथ जो प्रैक्टिस के एस्पेक्ट्स हैं, जैसे आपका करंट अफेयर्स है, जैसे फुल लेंथ एंड सेक्शनल जो मॉक टेस्ट चाहिए आपको फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर मेंस, ये इसमें साथ में मिल जाते हैं. सी सैट का कंपोनेंट है, ऐसे का कंपोनेंट है. सो दैट जो आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर्स है विच कैन मेक और ब्रेक योर प्रिपरेशन, ये भी आपके साथ साथ में कवर हो जाए.
और इसके साथ-साथ मेंटरशिप का भी ऑप्शन है। हर एक सेंटर पर मेंटर बैठे रहते हैं आपके लिए, कभी भी आप डाउट सॉल्विंग के लिए पूछ सकते हैं उनसे, और साथ-साथ जो एजुकेटर्स हैं उनके साथ भी रेगुलर इंटरेक्शन होता है। बाकी इन कोर्सेज़ की और डिटेल्स आपको जाननी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिंक्स प्रोवाइडेड है, उन पे क्लिक कर सकते हो। या फिर अगर आपको एक प्रोफेशनल काउंसलिंग चाहिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मतलब एज़ इन ऐसे भी, तब भी आप सेंटर्स पर विज़िट कर सकते हो। एनी ऑफ दीज़ सेंटर्स, तो आपको एक प्रॉपर काउंसलिंग, प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी। अलोंग विद दैट, अगर ऐप डाउनलोड करना है फॉर कंटेंट एंड ऑल ऑफ दोज़ थिंग्स, या फिर लेटेस्ट आपको चीज़ें अपडेट्स चाहिए, एनीथिंग यू वांट, तो आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, ईज़िली एक्सेसिबल होती। और इसके साथ-साथ ऐसा नहीं है, हम तो अक्रॉस द वर्ल्ड, आप देखो ना, यूएस में हम जाने वाले हैं जस्ट इसी मंथ के एंड में। MQ-9 भी, रीपर ड्रोन्स और GEF 4141 जेट इंजन्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम एफर्ट लेंगे। तो हमारी यूएवी, तो हम तो सबसे बात करते हैं और सबसे कहीं न कहीं प्रोड्यूस करने की हेल्प करते हैं, मतलब एफर्ट्स करते हैं। और रीसेंट टाइम पीरियड में क्या हुआ है, इससे हमारा फ़ायदा भी हुआ है इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग आत्मनिर्भरता, है ना? सेल्फ रिलायंस जो हमारा एक सपना रहा रहा है डिफेंस में, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिली है। और हो सकता है कि अगले रशिया, यूक्रेन या किसी की भी वॉर में हमें डिफेंस के एंगल से उतना ज़्यादा ना सोचना पड़े, डिफेंस सप्लाईज़ के बिकॉज़ ऑफ दिस थिंग। कैसे? ये एक एग्ज़ाम्पल देखो आप, हमने राफेल्स खरीदे, ठीक है? राफेल खरीदना, इसका जो डिसीजन था, आई वुड से दैट वाज़ एन एम्बैरेसमेंट। क्यों एम्बैरेसमेंट थी? ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास बहुत कैपेबिलिटी है, खरीदो, खरीदो, ऐसा नहीं चलता। आप खुद ये प्रोड्यूस क्यों नहीं कर पाए? दैट वाज़ द आंसर, दैट वाज़ द क्वेश्चन इटसेल्फ। खुद क्यों नहीं कर पाए? तो यहाँ बात साफ थी, हमारे जो मिराज फाइटर जेट्स थे, हमारे पास बचे 50, हमें 2 स्क्वाड्रन्स मिनिमम ज़रूरत थी राफेल की, तो हमने वो खरीद लिए। पीएम मोदी गए थे फ्रांस, उन्होंने बोला खरीद लिए, ठीक है। कोई बात नहीं, थोड़ा महँगा पड़ा। लेकिन अब इनके लिए जो मेंटेनेंस है, वो भी तो महँगा पड़ेगा ना बॉस। अब इसके लिए नोएडा में फैसिलिटी सेट कर रहा है कौन? डसॉल्ट मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। अब इससे क्या होगा, आपकी मेंटेनेंस की कैपेबिलिटी इंप्रूव होगी तो कॉस्टिंग कम पड़ जाएगी। कॉस्टिंग कम करने पड़ने के साथ-साथ ये दोनों, मिराज और राफेल, दोनों की मेंटेनेंस होगी यहाँ पे, तो ऑपरेशनल जो रेडीनेस है फाइटर एयरक्राफ्ट्स की, वो बढ़ जाएगी। मतलब कभी भी पाकिस्तान ने अटैक किया, फटाक से फाइटर एयरक्राफ्ट निकाला और जाके उनके ऊपर काउंटर अटैक कर दिया। या फिर कभी भी किसी सर्जिकल स्ट्राइक या किसी ऐसी स्ट्राइक की जरूरत पड़ती है, एज़ यू नो, तब इज़िली इसको निकाल सकते हैं। दैट्स देयर। क्यों हो पाया? एफडीआई को रिलैक्स कर दिया रूल्स को डिफेंस में। 74 कर दिया भैया ऑटोनॉमस में, एफडीआई में, डिफेंस में। आप समझ रहे हो? ऑटोमेटिक रूट में 74% यहाँ पर एफडीआई होना बहुत बड़ी बात होती है, विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चंस। सो इसको हम आगे और देखेंगे। ऐसे ही आप देखो, हमारे जो ब्रह्मोस है ना, वो खरीदा किसने? वियतनाम ने और फिलीपींस ने। तो हमने ब्रह्मोस बनाया किसकी हेल्प से? रशिया की हेल्प से। फिर बेचा वियतनाम और फिलीपींस को, इससे बहुत सारा पैसा कमाया, अब बाकी कंट्रीज को भी बेच रहे हैं। अब ऐसे ही जो इंडिया की ब्रह्मोस एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है ना, वो मलेशिया बोल रहा है कि अब हम वो खरीदेंगे। अच्छी बात है। इनकी सुखोई 30, ये जो फाइटर फ्लीट्स हैं, इनको यहाँ पर और ज्यादा बोल्स्टर करने के लिए, उसकी कैपेबिलिटीज को बोल्स्टर करने के लिए। जैसे वियतनाम फिलीपींस को चाइना से डर है, साउथ चाइना से, मलेशिया को भी तो है ना। चाहे आप कितना ही पाकिस्तान पाकिस्तान कर लो, मलेशिया ने भी बहुत किया 65-71 में, लेकिन पाकिस्तान थोड़ा ना आएगा आपके लिए ये सारी चीजें आपको जॉइंटली प्रोड्यूस करवाने के लिए। इसके लिए तो आपको इंडिया से खरीदना पड़ेगा ना, या फिर जाओ यूएस के साथ महंगा खरीदो, फ्रांस के साथ महंगी चीजें खरीदो, जैसे हमने खरीदी है पास्ट में। झेलो वो सब। तो लॉजिक तो है, इंडिया सक्सेसफुल भी हो रहा है। ऐसे ही पता है, जिन कंट्रीज से हम पहले वेपन्स खरीदा करते थे या फिर खरीदते हैं अभी भी, जैसे एयरबस, यूरोप की बहुत प्रोमिनेंट कंपनी है, अब इनके साथ हम compete कर रहे हैं। यस, आप जानकर हैरान हो गए, अर्जेंटीना में एयरबस और हमारे छोटे हेलीकॉप्टर्स आपस में compete कर रहे हैं कि अर्जेंटीना का कॉन्ट्रैक्ट कौन जीतता है। ये हाल है, मतलब इंडिया इज राइजिंग, नो डाउट। हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, हम अपनी कैपेबिलिटी भी बढ़ा रहे हैं और आत्मनिर्भरता भी कर पा रहे हैं। इनफैक्ट डीआरडीओ, आप जानते होंगे, इनकी लेट लतीफी के लिए पहले बहुत फेमस थे। वी शुडंट से इट, बट ये था चीज। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये खुद बोल रहे हैं हम किसी भी मिसाइल सिस्टम हमको पकड़ा दो, हम 3 से 4 साल में उसको बना के दे देंगे तुमको। और इनके चेयरमैन खुद ऐसा बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोकल इंडस्ट्रीज की प्रॉवेस बढ़ रही है और डेवलपमेंट ट्रायल्स जो है उन पर टाइम कम लग रहा है। प्राइवेट कंपनीज आ रही है हमारे साथ, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो रही है डीआरडीओ कंपनीज की, तो हम केपेबल हैं आराम से। दिस हैज बीन सेड। लेकिन ये क्यों हुआ है? व्हाई? द आंसर इज, द क्वेश्चन इज व्हाई। ऐसा आखिर हुआ कैसे? क्या एफर्ट्स लिए इंडियन गवर्नमेंट ने जो ऐसा हो पाया? हवा में तो नहीं हुआ होगा, ऑफ कोर्स हवा में नहीं हुआ है। ये आप देखो, कुछ कुछ एफर्ट्स हैं पिछले कुछ साल के। जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज क्या होती थी? छोटे छोटे वेपन्स, एम्यूनिशन, ये सब बना देती, बुलेट्स बना दी, गन्स बना दी, कुछ कुछ यहाँ पे आपने जो फायर प्रूफ जो एम्यूनिशन होते हैं वो बना दिए, तो बुलेट प्रूफ वेस्ट बना दी, लेट्स से जूते बना दिए, ये सब बना दिए। अब इनमें क्या होता है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड इसको हैंडल करता था। अब ये बोर्ड खुद एक सरकारी संस्थान की तरह, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की तरह काम करता था। तो क्या ही इतनी जल्दी यहाँ पर, जितनी देर में ये कुछ प्रोड्यूस करेंगे उतनी देर में तो पूरा वॉर ही खत्म हो जाएगा, राइट?
लेकिन अब इनका कॉर्पोरेटाइजेशन कर दिया। क्यों? ताकि इनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ा सके। इनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, इफेक्टिविटी बढ़ेगी, इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, बढ़िया काम होगा। तो बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट और ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस को कम करने के लिए हमने ये कर दिया, राइट। और कैसे किया? स्टॉक मार्केट पर लिस्टिंग कर दी, बढ़िया है। तो मतलब ये बोल दिया कि मतलब तुम्हारे ऑपरेशंस पहले अच्छे करो तभी स्टॉक मार्केट पे लिस्ट कर पाएंगे। तो अच्छे स्टैंडर्ड्स बना दिए कि पैसा चाहिए तो अच्छे स्टैंडर्ड लाओ फिर तुम्हारी लिस्टिंग करो। सो इट्स गुड। आगे अब इसके बाद इट्स नॉट जस्ट अबाउट गवर्नेंस, इट्स ऑल्सो अबाउट इनवाइटिंग कंपनीज, क्रिएटिंग एन एटमोस्फियर जहाँ पे कंपनीज जो है वो ट्रस्ट कर सके, हाँ यहाँ इंडिया में इन्वेस्ट करना है। सी एफडीआई को रिलैक्स करना, इतना एफडीआई जितना रिलैक्स किया ना ये मीडिया में भी नहीं है इंडिया में। मीडिया में भी हमने 74% ऑटोमेटिक रूट में नहीं किया। हाँ यहाँ पे एक कैच है कि आप ये जो एफडीआई है ये आप पड़ोसी देशों को नहीं देते हो, आपके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं जो आपके यहाँ एफडीआई का फायदा उठा के बम बना के और फिर आप ही को हिट करेंगे बम से इंटरनली, वो पॉसिबल नहीं है ऑफ कोर्स। बट हाँ ये आप देखो, इट्स अ ह्यूज स्टेप टू अट्रैक्ट द ग्लोबल इन्वेस्टर्स, है ना। तो इससे क्या होता है, आप इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करोगे, इन्वेस्टर सोचेगा चलो मैं ये सबमरीन बना रहा हूँ, इसका एक पार्ट कम से कम इंडिया में बहुत सस्ता पड़ेगा, इंडिया में बना लेते हैं। अब वो एक पार्ट के चक्कर में यहाँ आएगा, लेकिन आप देखो इससे इंडिया सप्लाई चेन में इंटीग्रेट तो हो गया ना। वो एक पार्ट चलो यहाँ बन रहा है, लेकिन एटलीस्ट बाकी सबमरीन के कंपोनेंट जहां भी बन रहे हैं उनसे हम इंटीग्रेट हो गए। फाइनली बाहर की कंट्रीज हमारे ऊपर भी देखने लगेगी, अच्छा ये हमारा एक पार्ट यहाँ बना था, है ना। तो ऐसे करते करते हम सप्लाई चेन में इंटीग्रेट हो जाएंगे, ट्रस्ट आ जाएगा, कोलैबोरेशन हो जाएगा कंपनीज के साथ। अब ऐसे फंड्स की बात होती है, डिफेंस में यही प्रॉब्लम है शुरुआत से कि बिल्कुल आपको ऐसा मानना पड़ता है कि आप व्हाइट एलिफेंट में इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब गेस्टेशन पीरियड बहुत ज्यादा हाई होता है बॉस, 5 से 10 साल में तो वो चीज रिजल्ट देने लगेगी। और यहाँ बजट में हर साल जस्टिफाई करना है। डिफेंस में अच्छा पिछली साल 1000 करोड़ फंड बढ़ा था, क्यों बढ़ा था ये बताओ, जवाब दो, आंसर दो। तो आपको एक नॉन लैप्सेबल फंड बनाना पड़ेगा जो अब बनाया गया है, मॉडर्नाइजेशन फंड फॉर डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी। पर्पस यही है कि फालतू के बजट लिमिटेशंस की वजह से ना जो लॉन्ग टर्म डिफेंस ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फालतू कॉम्प्रोमाइज ना हो। सो दिस इज गुड, फाइनेंशियल गैप्स को एड्रेस करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करेगा, टाइमली अलोकेशन में हेल्प करेगा, कुछ भी चाहिए तो अच्छी बात है। अब ऐसे एक बात आती है इनोवेशन की। अब क्या होता है कि ठीक है हमने फंड्स दे दिए, लेकिन अगर इनोवेशन ही नहीं, वैसे तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग में ओवरऑल इनोवेशन की कमी है, लेकिन डिफेंस में ये कमी और ज्यादा खलती है। क्योंकि अगर डिफेंस में इनोवेशन होगी, फॉर एग्जाम्पल किसके पास है इनोवेशन, हमारे इसराइल के पास। तो इसराइल हमें अवाक्स देता है, बर्क सिस्टम्स देता है, बहुत सारी चीजें देता है, क्यों? अपने इनोवेशन, अपने दिमाग की बुद्धि की वजह से। अगर ये बढ़ता है तो आपके यहाँ स्टार्टअप्स आएंगे, इंसेंटिव्स आएगा, सारी चीजें आएंगी, तो डिफेंस सेक्टर बूस्ट होगा। जितना ये डिफेंस सेक्टर बूस्ट होगा, जितना स्टार्टअप्स होंगे हमारे यहाँ, उतना हम एक्सपोर्ट भी करेंगे और उतना हमारे डिफेंस जो इकोसिस्टम है वो सस्टेन करने के लायक बने। एक्सपोर्ट करोगे तभी पैसा आएगा, पैसा आएगा तो आगे और लगाओगे डिफेंस में, है ना। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आईडेक्स, इनोवेशन इन डिफेंस एक्सीलेंस इनिशिएटिव। ये बेसिकली आईडेक्स में हम कॉम्पिटिशन्स करते हैं, स्टार्टअप्स की क्रिएटिविटी को होल्ड कर यहाँ पे अच्छे से वो करते हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिवाइज करते हैं, मेंटरशिप हैंड होल्डिंग देते हैं उनको, करो एंड ऑल ऑफ दैट। अब ऐसे इंडिजिनाइजेशन की लिस्ट आई है कि ये सारे प्रोडक्ट्स हैं भैया, इस लिस्ट के हिसाब से इनमें हम इंडिजिनाइजेशन में फोकस करने की कोशिश करेंगे। ऐसे एक फोर्थ पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट तक हम पहुंच चुके हैं, जिससे हम इन सारी चीजों में जो टाइमलाइंस है लोकल प्रोडक्शन की उसको कम करते हैं। इससे इम्पोर्ट कम होता है, इम्पोर्ट कम होता है तो हमारा जो पैसा है वो बच जाता है, फंड बच जाते हैं। अब वो जो फंड बच जाएंगे उसको आप फर्दर डिफेंस में ही इन्वेस्ट कर सकते हो, है ना। किसके लिए? आर्मी वगैरह के और मॉडर्नाइजेशन के लिए। तो ये एक पूरा वर्चुअस साइकिल है जो क्रिएट हो सकता है, और आप एक्सपोर्टर भी बन सकते हो, जब आपकी लोकल कैपेसिटी बढ़ गई एक्सपोर्टर बन जाओ, तो और पैसा कमा लो, फिर उसको और डिफेंस में लगा दो। ऐसे एक पूरा इकोसिस्टम बनता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इनमें क्या होता है? देखो कॉरिडोर का मतलब क्या है, गलियारा। अब मान लो कि मुझे एक पेंटिंग का पूरा गलियारा बनाना है, मतलब कि मैं क्या करूंगी, पूरा इस गलियारे में ना सामान रख दूंगी और पेंटर्स को, सॉरी ये थोड़ा सा कट जाएगा, मैं पेंटर्स को मैं क्या बोलूंगी कि देखो आप आओ इस गलियारे में, आपको सारा सामान, पेंट, कैनवस, सारी चीजें मिल जाएंगी जितनी आपको चाहिए, आपको बस आकर यहाँ पे पेंट करना है। लाइकवाइज डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स में, जैसे अभी मैंने यूपी में और कर्नाटका में हमारे डिसाइड हुए दो, यहाँ पे क्या होता है, प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज है। आओ अपना लैपटॉप लेकर, चार्जर लेकर, बस आपको चार्जिंग बोर्ड में लगाना है लैपटॉप को चार्ज करने के लिए और फिर उस पर प्ले करना है। मतलब आपको आना है, अपनी डिफेंस फैक्ट्री सेटअप करनी है, इंडस्ट्री सेटअप करनी है, जितनी फैसिलिटीज होंगी, बिजली, पानी, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, जितनी चीजें चाहिए, रॉ मटेरियल, सब सारी आपको उन कॉरिडोर्स में मिल जाएंगी। प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज के बेस पर चलेगा, इकोसिस्टम रहेगा, लॉजिस्टिक्स, इंसेंटिव्स, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, आपकी डिफेंस इक्विपमेंट, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो कोलैबोरेशन रहेगा अच्छा गवर्नमेंट और प्राइवेट का, और इससे इंपोर्ट की नीड और कम होगी, तो और बढ़िया, मजे मजे। अब ऐसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे एक्विजिशन का।
जब भी आर्मी नेवी एयरफोर्स को कुछ चाहिए होता है ना, तो उनको अक्वायर करना पड़ता है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भेज के, है ना, कि हमें इतने फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत है, तो हम ये रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भेज रहे हैं। अब ये क्या होता था पहले कि आप इसमें ग्लोबल कंपनीज भी अलाउड है बाहर की, और लोकल कंपनीज भी अलाउड है, लेकिन लोकल कंपनीज अभी थोड़ी सी नई है, यंग है ना, तो ये इतना कम्पीट नहीं कर पाती थी। हमारे यहाँ कोई डिफेंस इकोसिस्टम तो इतना अच्छा मैन्युफैक्चरिंग में था नहीं, तो अब इसकी वजह से पीछे हो जाते थे। तो हमने क्या किया, 2016 से ये डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर्स हम लाने लगे, इनको रिवाइज करने लगे। तो फिर दूसरा लाया 2020 में, जो इंपॉर्टेंट था। इनमें क्या हमने कैटेगरीज बना दी, मेक मेक इन इंडिया, इस टाइप से कैटेगरीज, कि अगर आप भारत में बना रहे हो, या भारत में उसका इक्विपमेंट कंपोनेंट कुछ बना रहे हो, या फिर भारत में उसकी असेंबली हो रही है, तब भी आपको थोड़ा सा प्रिविलेज दिया जाएगा कंपेयर टू एन आउटसाइडर, कंपेयर टू अ ग्लोबल कंपनी। लोकल कंपनी को प्रिविलेज मिलेगा, जिससे क्या होगा कि आपका, मतलब आप सोच रहे होगे कि हो सकता है ये थोड़ा सा सेल्फ डिफीटिंग हो, क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी तो कम होगी ना इससे, हो सकता है बाहर की कंपनी ज्यादा बेटर इक्विपमेंट दे दे, तो हम डिफेंस रेडीनेस में तैयार रहे हैं पाकिस्तान चाइना से लड़ने के लिए। एक्चुअली ऐसा नहीं है। लॉन्ग रन में आप देखोगे तो अगर आप लोकल सप्लाईज पर डिपेंडेंट हो, लोकल आपकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, तो जब वॉर होगा, जब ऐसी कोई कंटिजेंट सिचुएशन होगी, फटाफट लोकल सप्लाईज को बोल दो और बढ़ा दो, तो ये फटाफट बढ़ा देंगे। अगर बाहर पर डिपेंडेंट हो, तो बाहर वाला सोचेगा कंट्री दूं कि नहीं दूं इन कंट्रीज को। इंडिया हमारे इसमें क्या काम आ सकता है? जैसे करगिल में यूएस ने हमें डिफेंस जो जीपीएस है उसको सप्लाई करने से मना कर दिया, नहीं दे रहे तुमको जीपीएस की इन्फॉर्मेशन, जाओ जो करना है, दैट इज देयर। अब ऐसे लोकल कैपेसिटी बढ़ाओगे तो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, आपकी सेल्फ रिलायंस बढ़ेगी, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगी। सो दैट्स व्हाई हम ये इस टाइप के जो एफर्ट्स हैं वो कर रहे हैं, इंडिजिनसली जो आपके सोल्यूशंस हैं वो हम लेकर आ रहे हैं। तो इससे प्राइवेट प्लेयर्स, एमएसएमई सबको फायदा मिलता है, इनोवेशन हमारे यहाँ बढ़ती है, एडवांसमेंट बढ़ेगा टेक्नोलॉजिकल। तो ये सारी एफर्ट्स हैं, ये सारा समरी था जो हमने अभी तक देखा है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम आएगा बहुत, आंसर्स में भी। नाउ द नेक्स्ट इज, माय क्वेश्चन इज कि ठीक है हमने इतना सब कुछ कर लिया है, लेकिन अभी तो हम नेवल उसके एफर्ट की बात कर रहे थे ना, कि जॉइंट गैस टरबाइन इंजन स्टार्टिंग में यूक्रेन के साथ। तो नेवी ने आखिर ऐसे क्या एफर्ट्स किए हैं? क्या नेवी अभी भी लैकिंग है बहुत ज्यादा, पर्टिकुलरली मूव एंड फाइट कैटेगरी में, सिर्फ फ्लोट कैटेगरी में ही हम बस फ्लोट करिए जा रहे हैं, या फिर हमने कुछ वाकई एफर्ट्स लिए हैं? दैट इज द क्वेश्चन, एंड हियर इज योर आंसर। इंडियन नेवी इंडिजिनाइजेशन प्लान, सबसे पहले 15 साल का। इस प्लान में क्या हो रहा है? इंडिजिनस डेवलपमेंट हो रहा है नेवल कैपेबिलिटीज का, ताकि, अगेन वही बात है, सेल्फ रिलायंस, फॉरेन पर डिपेंडेंस कम होना, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स पर फोकस करें, शिप्स में, सबमरीन्स में ये बहुत काम आते हैं, मशीनरी वगैरह। ठीक है। सो इससे क्या हो रहा है, हम वेपनरी, एविएशन, इसमें फोकस कर सकते हैं फ्यूचर में जाकर, है ना। प्रोग्रेस क्या हुई है? 3,400 आइटम ऐसे हैं जिसमें इंडिजिनाइजेशन सक्सेसफुली हो चुका है इस प्लान के अंदर। 2,000 तो मशीनरी इलेक्ट्रिकल स्पेयर्स हैं, 1,000 एविएशन के स्पेयर्स। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, एविएशन नेवी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शिप से एयरक्राफ्ट, शिप्स में एयरक्राफ्ट इंटीग्रेटेड होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं। 250 वेपन्स के स्पेयर्स, अगेन दिस इज कम, लेकिन हाँ इसको हम जरूर बढ़ा जरूर सकते हैं, आई होप। नेक्स्ट इज कि ठीक है आपने ये कर दिया, लेकिन फाइट कैटेगरी में हम पीछे हमने देखा ना, तो फाइट कैटेगरी में और भी तो एफर्ट्स चाहिए ही रहेंगे ना हमें। क्या हमने किए? यस किए हैं। ये आप देखो, नेवल एविएशन इंडिजिनाइजेशन रोड मैप नायक 2019 से 2022, इसमें क्या हो रहा है? हम क्या कर रहे हैं इसमें? इसको हम फर्दर रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि 2022 तो चला गया, 2022 से 27, इसमें हम फास्ट मूविंग एयरक्राफ्ट मैंडेटरी स्पेयर्स पे फोकस करें। क्यों? क्योंकि एयरक्राफ्ट जो फास्ट मूविंग होते हैं, इनके स्पेयर्स की बहुत जरूरत लगती है। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि जो जनरल बिपिन रावत का एक्सीडेंट हुआ था, वो इसी वजह से हुआ था, कि स्पेयर्स की बहुत कमी होती है रशियन इक्विपमेंट में जो हमारे आता है, और स्पेयर्स उसकी मेंटेनेंस रशियन इक्विपमेंट की महंगी होती है। तो जो स्पेयर्स हैं वो आप बनाओगे जल्दी जल्दी, दैट मीन्स कि एक्सीडेंट्स कम होंगे, आपकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी, वॉर में आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आप इनको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, फायदा उठा सकते हो। और साथ साथ हाई कॉस्ट इंडिजिनस रिपेयर कैपेबिलिटी, अगेन रिपेयर आर इंपॉर्टेंट। तो जो हाई कॉस्ट इंडिजिनस रिपेयर कैपेबिलिटीज है उनको बढ़ा दोगे, तो वो कॉस्ट आपकी बच जाएगी जो आप बाहर पैसा दे रहे हो, और फिर उसी को आप इंटरनली लगा सकते हो। तो यहाँ आप देखो, फाइट कंपोनेंट पे स्पेशल फोकस है, वेपन सेंसर्स पे, अंडर दिस नायर प्लान। सो दैट्स अ गुड कंपोनेंट। सो अब इसलिए फ्लोट और मूव के कंपैरिजन में हम ये गैप यहाँ पर कम करना चाहते हैं। नाइस थिंग, राइट। ऐसे ही आप देखो, इंडिजिनाइजेशन के बहुत सारे एफर्ट्स, जैसे 4 इन हाउस कमिटीज बना देना इंडिजिनाइजेशन ऑफ नेवल एयरक्राफ्ट स्पेयर्स के लिए। अब कमिटीज यहाँ पर इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से फॉरेन कंपोनेंट्स को हम लोकली सोर्स कर सकते हैं। नेवल लिविजन लिएजन सेल्स बना देना, इंडिजिनाइजेशन सेल्स, बहुत सारी लोकेशंस पे। और इससे क्या होगा कि आप इंडिजिनस प्रोडक्ट्स पर ट्रांजिशन कर पाओगे। डीआरडीओ के साथ कोलैबोरेट करना, अब एनीवेज आर्मी के लिए और ओवरऑल डिफेंस के लिए डीआरडीओ तो है ना, तो नेवी इनके साथ कोऑपरेट करती है, और फिर टाइमलाइंस बनाती है, एंटी सबमरीन वेपन्स के, सेंसर के, वॉरफेयर इक्विपमेंट की। अच्छी बात है ना। तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, आप देखो इनके अलग अलग जगह पे कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ
डिफेंस ने 47 ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको यहाँ पर वो कर दिया है, अप्रूव कर दिया है, और ये इंडियन शिपयार्ड्स में, मजगांव में, कोच्चि में, अलग अलग जगहों पे कहीं ना कहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं। और कुछ फैक्ट्स भी हैं, जैसे 2014 से जितने भी आपकी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी हुई है बाय वैल्यू, इसमें से 78% वैल्यू के टर्म्स में इंडियन वेंडर्स को ग्रांट की गई। दैट्स अ गुड एस्पेक्ट। इन नेवल प्रोक्योरमेंट 80% मतलब ऑन वैल्यू इंडियंस को मिलता है, और ये अच्छी बात है, हमारे इंडियंस 80% कमा रहे हैं हमारी नेवी के थ्रू। और ऐसे ही जितने भी आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं 68% पर अवॉर्डेड अगेन टू इंडियन वेंडर्स। अच्छी बात है, कॉन्ट्रैक्ट्स भी ज्यादातर 70% इंडियन वेंडर्स को ही मिल रहे हैं। तो इस टाइप से मुझे लगता है कि फाइट वाली कैटेगरी में भी इंडिया कहीं ना कहीं अपना जो गैप है उसको फुलफिल करने के लिए यूक्रेन को यूज कर रहा है, और अच्छी भी बात है, करना भी चाहिए। एक आपके यहाँ पर सेटअप हुआ था नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो पूरा एकेडमी या इंडस्ट्री नेवी, इनके गैप ब्रिज करने के लिए, कि जो पढ़ाया जाता है नेवल इंस्टीट्यूट्स में, एकेडमिया में, वो और नेवी साथ में अलाइन रहे, है ना, इंडस्ट्री डिमांड के हिसाब से प्रोड्यूस करें, नेवी की जो डिमांड है आज के टाइम के हिसाब से। तो इसमें भी आप देखो, आप अगर आप देखो 2020 से 2022 तक, तो 36 आईपीआर इसमें फाइल हो चुके हैं। सो अगेन इनोवेशन के लिए बहुत जरूरी है, और इससे एमएसएमईज प्रोड्यूस होते हैं। जैसे आईडेक्स में अगर एमएसएमईज आईडेक्स के थ्रू यहाँ पे स्टार्टअप्स और एमएसएमईज ज्यादा बूस्ट होते हैं, तो ये भी इंडिजिनाइजेशन से, इसके इंडिजिनाइजेशन से भी, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से भी बहुत सारा ऐसा इनोवेशन आ सकता है। बेसिकली जो मेक और आपकी जो मेक वन कैटेगरीज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रही है ना। तो ये नेवल इंडिजिनाइजेशन में मेक कैटेगरी, मेक इन इंडिया का कोर है। और आपकी जो मेक वन है, इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट फंडेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आते हैं जो लार्ज स्केल प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे लाइट टैंक्स वगैरह पर यहाँ पर फोकस करते हैं। और मेक ट्रू में इंडस्ट्री फंडेड प्रोजेक्ट्स आते हैं जो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट जो होता है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के लिए, उस पर फोकस करते हैं कि अच्छा ये वाली चीज अभी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इसको सब्सटीट्यूट करके इसका कहीं ना कहीं हम खुद ही मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। दोनों कैटेगरीज ने यहाँ पर कैपेबिलिटीज बढ़ाई है। तो अब इन कैटेगरीज का फायदा उठाते हुए इंडिया को, आपको और क्या लगता है कि कहाँ कहाँ पर और ज्यादा फोकस करना चाहिए? ऑफ कोर्स एंटी सबमरीन वॉरफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइना की सबमरीन बहुत देख रही है इंडियन ओशन में, हमने देखा है, श्रीलंका में रिसर्च के लिए आती रहती है टाइम टाइम पे, तो उस पर हमको फोकस करना है। साथ साथ न्यू जनरेशन मिसाइल्स हैं, इन पे फोकस करना है ना। न्यू जनरेशन मिसाइल्स आपकी जैसे कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, इसके लिए भी इंडिया बहुत ज्यादा रेडी है। इनफैक्ट अभी ये बात चल रही है कि राफेल, एनीवेज अभी तक हमारे पास 5th जनरेशन का कोई एयरक्राफ्ट नहीं, लेकिन अब ये बात चल रही है कि हम ये जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, इनको बनाएंगे, और जैसे यूएस के F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, उसी मॉडल पर कुछ वैसा ही हम भी बनाएंगे। जैसे यूएस के F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं, आगे से गोल होते हैं, वैसे ही हम भी इस टाइप के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाएंगे, जिससे कि हमारी कैपेबिलिटी और इंप्रूव होगी। और इसके लिए भी हम अक्रॉस द वर्ल्ड कोऑपरेट करने के लिए रेडी हैं, और कंपनीज भी हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए इसमें रेडी, बिकॉज दे नो इंडिया इज अ ह्यूज मार्केट। इंडिया को वैसे ही इस टाइप के जनरेशन एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ेगी। एक ड्रैगन बैठा है ना हमारे नॉर्थ में, उससे लड़ने की। सो दैट ऐसे सेंसर सिस्टम, जो सेंसर सिस्टम्स बनाने, सेंसर से क्या होगा, आप स्पाई ऑपरेशंस और सारी खुफिया जानकारी ले लोगे, और फिर अपने एनिमी पर टाइम पर अटैक कर पाओगे। और स्टेट ऑफ द आर्ट कम्युनिकेशन, आज के टाइम पे मॉडर्न वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सोनार, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पर सी में बैठे हो, तो सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग यूज करके, आपने बचपन में पढ़ा होगा ना एनसीईआरटीज में, तभी तो आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन सी बेड की ले पाओगे। बीच में कोई शिप है, चाइनीज सबमरीन है, तो इन्फॉर्मेशन लेके उसको उड़ा दो। सो ऑल ऑफ दीज सिस्टम्स आर नीडेड इन फ्यूचर, जिनमें फ्यूचर में हमको फोकस करना चाहिए, अलॉन्ग विद द गैस टर्बाइन्स जो अभी हम कर रहे हैं। बाकी आपको इस टॉपिक के बारे में क्या लगता है, बताइएगा जरूर। एंड स्टे कनेक्टेड पीपल, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। An Academy. Let's crack it.